ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 12। अब हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 12 के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल 12 है वो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताता है। आर्टिकल 12 बेसिकली में हमें क्या बताता है, आर्टिकल 12 हमें बेसिकली में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट बेसिकली में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 12 है, तो आर्टिकल 12 डज नॉट टेल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स एंड ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली में जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 की। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स और एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट विद इन द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो अगर आप पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं, जनरली ऐसा होता है जब कभी भी आप पॉलिटी पहली बार पढ़ते हैं और उसमें भी आर्टिकल 12 आप पहली बार पढ़ते हैं तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहता हूँ। सपोज करो आप आईएएस बन जाते हैं, ठीक है। तो जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपकी 2 साल की स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। पहले साल आप लबासना में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, घूमना फिरना भारत दर्शन चलता रहता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। तो उस दौरान आपको असिस्टेंट कलेक्टर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर। तो सपोज करो आपको गाड़ी मिलती है, ठीक है, और ड्राइवर भी मिलता है, आपको गनमैन भी मिलेगा। तो आपकी गाड़ी के पीछे और आगे क्या लिखा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी स्टेट का एक पार्ट है, मतलब आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर मैं पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ, तो हरियाणा में क्या होता है, जब आप आईएएस बन जाते हैं 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको क्या बनाते हैं, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, एसडीएम। तो वो जो एसडीएम होता है, एसडीएम की भी जो पोस्ट होती है, सपोज करो एसडीएम की गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ है। आप यूपी में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपका आसाम में हो जाएगा, उत्तराखंड में आपके पास हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे भी आप रिप्रेजेंट करेंगे किसको, स्टेट को। तो स्टेट की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं एक लेमन की भाषा में कहना चाहूँ कि अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, आप क्या हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो आप स्टेट का क्या है, एक पार्ट है, स्टेट का एक पार्ट है। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है, लेजिस्लेचर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब मान लीजिए कोई बोर्ड है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन का ही बोर्ड लगा लो, सीबीएसई लगा लो, या फिर आप उत्तराखंड में कोई स्टेट बोर्ड आपके पास है, ठीक है, बिहार का स्टेट बोर्ड आपके पास है। तो ये जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट की यहाँ पे डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बहुत क्लियर है, ठीक है, क्लियर है और काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी वाइड है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको मुझे जो है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो जब हम 4-5 लेक्चर कर चुके होंगे, ठीक है, 10-12 घंटे की हमारी जब क्लास हो चुकी होगी, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर क्लियर नज़र आएंगी। तो आई थिंक अभी तक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आर्टिकल जो 12 होता है, आर्टिकल 12 हमें किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 12 हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि भाई रो, ठीक है, रो है, सीबीआई है, तो ये भी किसके अंडर आती हैं, ये भी सारे के सारे आपके स्टेट के अंडर आती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँ, सपोज करो कि देयर इज़ वन पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन है और वो आपको बोलता है, वो टीवी पे आके बोलता है कि मित्रों कल से आपकी जो भी मंथली इनकम होगी, ठीक है, महीने में आप जितना भी कमाएंगे, आपको जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप बेशक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कुछ भी है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो ऐसा स्टेट, ठीक है, सपोज करो पीएम साहब है हमारे, क्या वो ऐसा कह सकते हैं, सोच के देखो एक बार। तो इसका जो आंसर है वो यस है, यस वो बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अब
अप्लाइड क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब अगला सवाल ये है कि मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो भी कमाएंगे महीने में आपको 10% क्या देना पड़ेगा, आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि उनको रोकेगा कौन, ठीक है। मान लीजिए जो पीएम साहब है, पीएम साहब ने कहा कि भाई आप जो भी कमाएंगे उसका 10% आपको जो है टैक्स के रूप में देना है, तो उसको रोकेगा कौन, उसको रोकेगा ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन में हमारे पास कौन है, राहुल गांधी। कौन है, राहुल गांधी, ठीक है। तो वो उनको रोकेंगे। और इनसे भी ऊपर, ठीक है, हमारे पास क्या है, जुडिशरी है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है ना, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पावर होती है ना, रियल जो पावर होती है वो किस में होती है, पीपल्स में होती है, सिटीजन्स में होती हैं। तो किसी भी नेशन में कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो उसमें दो चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। एक तो क्या होता है, स्टेट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिटीजन होता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो स्टेट है उसके पास अनलिमिटेड पावर हो। जैसे मान लीजिए हमारे पीएम साहब हैं तो उनके पास जुडिशरी भी है, सब कुछ है, आर्मी है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं। तो अगर मान लीजिए ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इनको ऑपोजिशन रोक सकता है, ठीक है। और उसके बाद कौन रोक सकता है उनको, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। और इन सबसे भी ऊपर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई गलत डिसीजन देगा। और इन सबसे जो ऊपर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भी हम बोलते हैं। इसी चीज को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा गया है, लेक्स एक्स। क्या कहा गया है, लेक्स एक्स। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप सच एज इंडिया। तो अगर हम यहां पे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, द सुप्रीम पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम पावर है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो अननेसेसरी कोई भी रूल को लागू कर दे, ठीक है। तो उसको रोका जा सकता है। वो उसको आप कैसे रोकोगे, उसको आप रोकोगे विद द हेल्प ऑफ लेक्स एक्स, विद द हेल्प ऑफ लेक्स एक्स। तो लेक्स एक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका अगर मैं हिंदी में मतलब कहना चाहूँ, ठीक है, एक इसका मैं दूसरा आपको मीनिंग बताना चाहूँ तो इसका मीनिंग होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग। लॉ इज द किंग ऑफ किंग। तो मेंस में इसको आपको इस वर्ड को इंट्रोड्यूस जरूर करना है। जैसे आप लेक्स एक्स लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि नहीं, इस बंदे की जो नॉलेज है वो सॉलिड नॉलेज है। आपको रियलिटी में अगर नॉलेज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंस में पेपर में जैसा आप लिख देते हैं, ठीक है, उसको तो पेपर रिजेक्ट करना है। तो अगर आपने इन वर्ड्स को लिख दिया, जैसे यहाँ पे लेक्स एक्स है, अगर आपने इस लेक्स एक्स वर्ड को लिख दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस बंदे को जो नॉलेज है वो अल्टीमेट है। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप सच एज इंडिया द सुप्रीम पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज नोन एज लेक्स एक्स, और दिस फिनोमिना इज नोन एज लेक्स एक्स। हेंस फाइनल आंसरेबिलिटी इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो हमारी जो फाइनल आंसरेबिलिटी है वो क्या होती है, वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड की होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होती है। तो इसी चीज को मैं अगर एक पिरामिडल स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं, ठीक है, तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आएंगे, सबसे नीचे हमारे पास आएंगे सिटीजन, और सबसे ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और बीच में हमारे पास क्या आता है, स्टेट आता है। और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे, स्टेट में हमारे पास क्या आएगा, स्टेट में हमारे पास जुडिशरी आएगा, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका लेजिस्लेचर, और इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव। क्या डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव। जैसे कि आपके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आप बनेंगे, जब आप आईएएस बनेंगे तो आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनेंगे। एक हमारे क्या होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे पीएम जो है, पीएम भी एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो स्टेट होता है इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो तीन होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद मेंस में लिखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है बेसिकली में ये एक क्वेश्चन का जवाब भी देता है। और वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो पार्ट 3 में हमारे पास राइट्स थे उनको क्या नाम दिया था, उनको नाम दिया था फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक थे, फंडामेंटल राइट्स जो है वो लाई करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में, ठीक है।
तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेंस इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप, ऑल्दो द रियल सोर्स ऑफ पावर इज पीपल, ऑल्दो द रियल सोर्स ऑफ पावर इज पीपल, हाउएवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि स्टेट कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है, इस लाइन को आपको याद रखना है। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड टू द पीपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है फंडामेंटल राइट्स की वो, और जो दूसरा ये है ना, to protect the people from the overwhelming power of state, fundamental rights have been guaranteed to the people by the constitution, thus without fundamental rights, इनके बिना, fundamental rights के बिना people would be reduced to mere animal existence। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है कि जो स्टेट है बेसिकली में स्टेट की डेफिनेशन होती क्या है, फाइन। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटीड राइट्स हमारे पास क्यों दिए गए हैं।